Definition of binomial distribution. A random variable x, a random variable x is said to be said to follow binomial distribution, binomial distribution if it takes only non-negatives value, non-negatives values, and its probability function and its probability function is given by the following formula. P x equal to r, this equal to NCR p to the power r q to the power n minus r, such that r equal to 0, 1, 2, 3, n, this equal to 0, r is not equal to 0, 1, 2 up to n. तो ये जो डेफिनेशन है हमारे पास में सेकेंड टर्म में दिस वैल्यू विल बी 0 एंड फर्स्ट NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r. यहाँ पर जो p और q है, p जो होती है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है और जो q होती है अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है. p मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और q मतलब अनसक्सेस की, और दोनों का यदि सम करते हैं तो p प्लस q इज इक्वल टू 1 आता है. और ऑलवेज प्रोबेबिलिटी या तो p 1 होगी, किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1, और जैसे ही 1 से ज्यादा बड़ी होगी तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिर मतलब वो जो रिजल्ट होगा या तो उस रिजल्ट में कोई अमेंडमेंट होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन ही फिर गलत होगा. प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑलवेज 1 से कम होती है या 1 के बराबर होती है. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कभी भी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे. ऐसे ही कोरिलेशन की बात करोगे तब भी कोरिलेशन भी लेस देन 1 होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा. आप लोगों ने क्वेश्चन भी प्रूव किया होगा कि टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन -1 एंड +1. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर the two independent constant n and p r q, या तो p ले लो या q ले लो, p r q in the distribution are called parameter of distribution. तो इसमें जो रैंडम वेरिएबल x है उसको सपोज करके हमने इस टर्म को क्रिएट किया. ठीक है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है. ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये. अब इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम यूज होगी, कई जगह बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज होती है, तो बाइनोमियल थ्योरम अपने लिए क्या होगी वो अपन नोट करते हैं. इसमें व्हाट इज
बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल जो थ्योरम होती है इसमें, वो आप लोग उसका कॉन्सेप्ट देख लें क्या आता है, q प्लस p टू द पावर n, q प्लस p टू द पावर n, q nc0 nc0 q टू द पावर n, nc1 q टू द पावर n minus 1 into p plus nc2 square nc3 q to the power n minus 3 pq up to this p to the power n। अब आप लोग देखिए, ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। इनका यहाँ पर यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बाइनोमियल थ्योरम जो है, जब यहाँ पे अपन यूज करते हैं तो इसमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट आता है कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, ठीक है ना। अब ये इसका हमें यहाँ पर यूज करना है कि कई क्वेश्चनों में इसका यूज भी होता है। अब देखिए इसमें ये nc0 nc1 nc3 nc2 ये सब वैल्यूज हमको यहाँ पे दिख रही है, तो इनको सॉल्व भी करना पड़ता है। इन वैल्यूज को हम निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू। तो इस ये जो NCR है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने 12th बेस पे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पढ़ा होगा, 12th के स्टैंडर्ड पे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज होगा जो आपके सामने NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। NCR is equal to फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये हमारे पास फार्मूला है जो हमें यूज करना है आगे भी, ठीक है ना। तो ये दिस इज द फार्मूला, ठीक है। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, ये हमको फार्मूले को यूज करना है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा इसका, और ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो प्रकार की चीजें सबसे पहले निकाली जाती है। एक, दो प्रकार की चीजों में क्या क्या फाइंड किया जाता है, कांस्टेंट ऑफ बाइनोमियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों चीजें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाली जाती है। अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये आप लोग ध्यान से देखें। कांस्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कांस्टेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चीजें यहाँ पे इसमें कांस्टेंट कैसे निकाले जाते हैं। तो ये कांस्टेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ, देयर आर द two types of constant. Number one, movement about the origin. Number two, movement about the mean. Movement about the mean। दो प्रकार के हम यहाँ पे कांस्टेंट निकालते हैं, मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन एंड मूवमेंट अबाउट द मीन। ये दोनों प्रकार के कांस्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 निकालते हैं पहला, देखिएगा इसको हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इसके लिए निकालते हैं, पहले हम इस पॉइंट के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपन मूवमेंट निकालते हैं। तो इसमें कम से कम 3 से 4 मूवमेंट निकालने पड़ते हैं, कम से कम 3 या 4 मूवमेंट हमको निकालने पड़ेंगे जो अपने को मालूम होने चाहिए। क्लियर है, कम से कम 3-4 मूवमेंट हमको निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। ये कैसे निकालेंगे देखिएगा। फर्स्ट मूवमेंट ऐसे ही, पहले इसके लिए अपन सॉल्व, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन,
फिर सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, फिर थर्ड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। इसको कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखिए आप। ये जो होगा mu1 dash is equal to summation r equal to 0 to n r ncr p to the power r q to the power n minus r। ये हमारे पास में फर्स्ट मूवमेंट है तो r की पावर कितनी होगी 1 होगी। अब सेकंड जब मूवमेंट की बात करेंगे तो mu2 dash is equal to समेशन r इक्वल टू 0 टू n r की पावर 2 हो जाएगी। ये पूरा बेसिक व्यवस्था है। जब थर्ड मूवमेंट की बात आएगी तो mu3 डैश इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n, यहां पे r की पावर 3 हो जाएगी। ncr दिस क्लियर है। तो ये हमारे पास में पहला मूवमेंट है। अब इसको निकालने के लिए अपने को कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम जब इसको फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या हमारे पास में हम इन दोनों टर्म को लेके सॉल्व करते हैं। कौन कौन सी टर्म को, इसको और इसको लेके। जब ये दो टर्म को लेके अपन सॉल्व करेंगे इसमें तो हमें उसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब फाइनल रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा देखना, हमारे पास में ये फार्मूला है, ये फार्मूला NCR इक्वल टू हमारे पास में फार्मूला है। तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं मैं, R का, तो दिस इज द R। अब देखिए हमारे पास में ये R है, कितना है ये R, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम इस R को पहले हटाएं। तो R इंटू फैक्टोरियल, आप लोगों ने फैक्टोरियल का सिंबल सभी ने पढ़ा, फैक्टोरियल का सिंबल सबने पढ़ा है। तो अब देखिएगा हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस फार्मूले को आपको निकालना बता रहा हूं, मैंने आपको ये बताया है कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला बताया, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, ये होता है। तो जब हमें ये सब चीजें दी हुई हैं तो हम इनको कैसे फॉलो करेंगे ये चीजें हमको मालूम होना चाहिए। तो NCR वाले फार्मूले से जैसे मैंने आपको अभी इसको मैं सॉल्व करना बता रहा हूं, मैंने जैसे आपको NCR का फार्मूला बताया, NC0 कैसे निकालूंगा, इससे मेरे को निकालना होगा, ये सब आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो R की वैल्यू 0 हो गई, ये NC0 निकाल रहा हूं, तो फैक्टोरियल n 0 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 आ जाएगा और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल तो 1 हो गया, और ऑलवेज फैक्टोरियल 0 इज 1, this value is 1, this value is 1, क्लियर है। अब हमको इसमें ये काय का निकाल दिया मैंने NC0, अब यदि मेरे को NC1 निकालना है, फार्मूला यही होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों ने जैसे फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 में से यदि मैं 4 को फैक्टोरियल के बाहर लाता हूं तो अंदर फैक्टोरियल 3 बचेगा, उससे एक कम, उससे एक कम। यदि 3 को भी मैं बाहर लाता हूं तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 2, उससे एक कम। ऐसे इस 2 को बाहर लाऊंगा तो 1 और 1 को बाहर लाऊंगा तो 1। तो फैक्टोरियल 4 को सॉल्व किया तो 4 3 2 1 इज इक्वल टू 12 होता है फैक्टोरियल 4। तो मतलब जब हम किसी टर्म को फैक्टोरियल से बाहर लाते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर उससे एक कम टर्म बचती है। फैक्टोरियल के अंदर कितनी टर्म बचती है, एक कम टर्म बचती है उसके अंदर। तो दिस शुड बी, जब मैं इसको देखना ये n-1 ये n, तो इस n को जब मैं बाहर करूंगा तो n-1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 n-1, ये दोनों कैंसिल, तो दिस इज n। तो NC1 की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। जहां पर भी आपको NC1 रखने की बात आएगी वहां NC1 की वैल्यू ऑलवेज यू कैन पुट n, ओके। अब यदि मैं NC2 को सॉल्व करता हूं तो NC2 क्या होगा, देखिए ये NC2 है, ये NC2, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n-2। अब इसको ही सॉल्व करना, तो देखना इसको कैंसिल करना रहता है, जैसे n-1 कैंसिल करना रहता है तो n को कॉमन ले जाता है, वैसे ही
पहले एक n को बाहर करोगे तो n माइनस 1 बचेगा, फिर n माइनस 1 भी बाहर कॉमन करोगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 ये इससे कैंसिल, तो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो nc2 की वैल्यू ये हो गई। अब ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू nc3 भी निकाल सकता हूं, तो nc3 इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको कैंसिल करना है, तो पहले एक बार n बाहर किया तो n माइनस 1 बचेगा, फिर n माइनस 1 कॉमन किया तो n माइनस 2 बचा, तब भी कैंसिल नहीं। अब n माइनस 2 भी कॉमन कर लिया तो n माइनस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो रिजल्ट इज n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। दिस इज द फाइनल क्लियर है। तो ये हमको ये हमारे उसमें जो टर्म है उस टर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। हेलो, हाँ तो हाँ मैं मैडम अभी क्लास हूँ, ठीक है, अभी तो क्लास, हाँ क्लास हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारे पास में इसको सॉल्व करना है, तो पहला मूवमेंट निकालना है। पहला मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो ये सब वैल्यूज हम कितनी भी वैल्यूज करके हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की वैल्यू होगी उन सब वैल्यूज को हम इससे सर्च करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैल्यू को फाइंड कैसे करना है, ये हमारा सबसे मेन मोटिव था। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम ये जो r आएगा इसको इतने के साथ में लेके सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले हम इसको देखते हैं, ये रीजन में लिखना है जो हम निकालेंगे r n c r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें से इस r को यदि मैं बाहर लाता हूं r इंटू फैक्टोरियल n r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ये r से ये वाला r कैंसिल हो गया। अब हर में देखना यहां पर r कितना आया है -1, तो यहां पर भी r -1 होना चाहिए, ये n भी -1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जितना यहाँ पे ये r आएगा उतना ही हमको अंदर करना होगा। अब हम इसमें कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, इस n को मैं बाहर लाता हूं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये r माइनस 1 तो है ही, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये -1 दोनों कैंसिल, तो वैसे ही कुछ। और जब हमें ये फार्मूला मिल गया तो ये n वैसे ही का वैसा, और इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 c r माइनस 1। तो अब ये वाला जो फार्मूला था वो यहां पर कन्वर्ट हो गया, बात आई समझ में। इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो जब हम इस स्टेप में इसको लिखेंगे तो समेशन, अब देखना ये 1 से शुरू है, ये कहां से शुरू है 1 से, और इसमें यदि देखें तो n-0 और r-0 से, तो ये 0 से करते हैं। अब यदि ये 1 से शुरू है तो जहां से ये शुरू होगा वहीं से ये वाली टर्म भी शुरू होगी, तो ये जो 0 है इसको हटा देंगे तो r इक्वल टू कितना आएगा 1 n, और इतने की वैल्यू n इंटू n-1 c r-1 p टू दी पावर। अब देखना n भी n-1 है, r भी r-1 है, तो यहां पर भी -1 होना चाहिए, तो इनको भी -1 करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, p r-1 प्लस 1 कर दो, तो ये कैंसिल होगा। वैसे ऐसे इसको भी q n-1 माइनस r-1 दिस। अब आप देखिए ये वाला भी -1 किया तो p की पावर 1 बाहर हो जाएगा, तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n n इंटू p n-1 c
r minus 1, p to the power r minus 1, q to the power n minus 1, r minus 1। ठीक है, और इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये अपने को मालूम होना चाहिए। ये रीजन कहाँ लिखना है, ये वाला रीजन हमने, इसके बाद ये वैल्यू, तो यहां पर ये वाला रीजन आपको मेंशन करना है। क्लियर है, ये वाला रीजन यहां अपने को मेंशन करना है। अब इसके बाद ये n और p पूरा का पूरा बाहर हो गया। देखना इसकी ये n p पूरा बाहर हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचता है वो देखना। समेशन एन पी को हम समेशन के बाहर करते हैं n इंटू पी, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और ये बचा अपने पास में n माइनस 1 c r माइनस 1 p की पावर r माइनस 1 q की पावर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। दिस इक्वल टू n इंटू p, n इंटू p, दिस इज द, अब हमारे पास में ये जो टर्म आती है, ये टर्म देखना n माइनस 1 r माइनस 1 r माइनस 1 n माइनस 1, ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू देखना, इसको हम क्या लिखा है q प्लस p की पावर n, इसका तुम एक्सपोनेंशियल करो तो आपको इस टाइप से मिलेगा। आप लोग देख सकते हो r इक्वल टू 1 रखो इसमें, देखना ध्यान से, r इज इक्वल टू पहले 1 रखोगे तो n माइनस 1 c 0, r इज इक्वल टू 1 p की पावर 0 1, r इज इक्वल टू 1, ये हट जाएगा तो q टू दी पावर n माइनस 1। कहां से शुरू होगा, n माइनस 1 से शुरू, ये देखो। दूसरा n माइनस 1 c 2 रखा तो 1, p q टू दी पावर 2 रखा है यहाँ पे तो माइनस 1, ये n माइनस r इज इक्वल टू 2 रखा तो 1 n माइनस 2, दिस एंड सो ऑन। और हम इस फार्मूले को क्या लिखते हैं q प्लस p की पावर n, क्योंकि ये n से शुरू है। ऊपर देखिए आप लोग सब जगह nc0 nc1 nc2, ये n से शुरू है तो n आया, लेकिन ये कैसे शुरू है n माइनस 1 से, तो इसकी वैल्यू q प्लस p की पावर n माइनस 1, इतने की वैल्यू। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि n इंटू p इज इक्वल q plus p is always 1 because of successive probability x, the sum of successive probability and unsuccessive probability will be 1, therefore q plus p is equal to is 1, so 1 to the power n minus 1, this is also 1, then n into p is equal to n into p। और n into p का मतलब ये होता है, n into p का मतलब ये होता है कि यहां पर n into p मतलब मीन कहलाता है, n into p क्या कहलाता है, मीन कहलाएगा, इसलिए अपन उसको क्या कह सकते हैं, हाँ बोलो रविंदर कुमार जी। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो अपना p और q है सर, ये इसमें से सक्सेसिव वेरिएबल और q, ये क्या चीज है सर p और q? आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पर प्रोबेबिलिटी पढ़िए 12th स्टैंडर्ड पे। हाँ सर। यदि हम सर एक्चुअली मैंने 12th स्टैंडर्ड किया नहीं, डिप्लोमा से। यदि हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड को बंद करो, आवाज सुनना मेरी दे, आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड को बंद करो, आवाज सुनना मेरी दे, आपने हमें इसकी वैल्यू ये मिल गई जी। ये जो μ1 डैश मिला है, μ1 इक्वल टू np मिला, ठीक है। अब μ1 डैश इक्वल टू np मिला है, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है, देखिए आप ये कह रहे हैं कि p और q क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी np। तो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पे देखा होगा, जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, मतलब एक कॉइन को उछालते हैं या फेंकते हैं, तो कॉइन को फेंकने पर या तो अपर फेस पर हेड आएगा, अपर फेस विल बिकम हेड और टेल, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है। अब हमारे पास में उसका सैंपल स्पेस क्या बन गया है, सेट क्या बन गया है सैंपल स्पेस का, h और t, ठीक है।
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 2, 1 और एक 1 2। अब मैंने कहा कि अपर फेस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, what will be probability of head if a coin throw, then upper face will be head. ओके, तो अपर फेस पर हेड कितने बार आएगा? ओनली वन टाइम। तो जब वन टाइम की बात आएगी तो उस वो इवेंट के उसको हम ए से ई से लिखते हैं, सॉरी काय से लिखते हैं, उसको हम इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इवेंट। तो हेड कितने बार आएगा? केवल एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो वन टाइम आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ई क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? वन हो गया। जैसे इसमें 2 था, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी था, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा पॉजिटिव इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एस। पॉजिटिव इवेंट कितने हैं? 1 अपॉन 2। तो इसको बोलते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ये कहलाती है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी मतलब होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और ये मतलब होता है सक्सेस। अनसक्सेस की बात, और अब इसके बाद अनसक्सेस की बात, P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। P सक्सेस इक्वल टू 1 होता है, अनसक्सेस की Q इज इक्वल टू 1 सक्सेस। तो दिस इज 1 माइनस 1 तो ये अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। तो ये अनसक्सेस की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी और अनसक्सेस की 1 आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। 1 आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। जी, बैकग्राउंड को बंद कर लो यार, सब लोग सर। आवाज रिटर्न हो रही है। बैकग्राउंड को बंद कर लो यार, सब लोग आवाज रिटर्न हो रही है, प्लीज। ठीक है, तो ये जो P और Q है ये सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अभी हमने पहला ओरिजिन निकाला है I के रिस्पेक्ट में, मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ओरिजिन। कल मैं इसका सेकंड भी निकालना बताऊंगा और थर्ड भी निकालना बताऊंगा। फिर इसके बाद में कल ही हम प्रयास करेंगे कि मूवमेंट अबाउट द मीन भी निकालना सीख लें। फिर इसके एक आध तो क्वेश्चन पे भी वर्क करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये कल के लिए अपने लिए वो चीज